हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसी फंडामेंटल का पार्ट 1 में हम लोगों ने ढेर सारी टर्मिनोलॉजीज को डीप स्टडी की थी, उसके बारे में देखा था, समझा था। आज हम लोग जो पार्ट 2 में स्टडी करेंगे वो है हमारा एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड पीक फैक्टर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जिससे आपके सारे टॉपिक एक बार रिवाइज हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। किसी भी प्रत्यावर्ती राशि की एवरेज वैल्यू से क्या समझते हैं? मध्यमान या औसत मान, कई नाम से इसे जानते हैं। एवरेज वैल्यू जब आप बात करते हैं औसत मान की, तो आप जैसे आप सिंपल एवरेज वैल्यू निकालते हैं ये वैसे ही है, यानी यहाँ पे भी हम लोग जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो भी हमारे पिछले एवरेज वैल्यू की तरह ही होता है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसका जो जनरल मीन हम लोगों ने निकाल दिया, अगर हम उसका सामान्य मध्यमान निकाल दें तो वही उसकी एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें जो एवरेज वैल्यू निकालनी है वो हमें साइकिल की निकालनी है। यहाँ पे हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग सिग्नल की, अल्टरनेटिंग वेव की एवरेज वैल्यू निकालनी है। अगर हम लोग बात करें एवरेज वैल्यू में, मैंने कहा क्या कि यहाँ पे भी जो एवरेज वैल्यू होती है वो आपकी जनरल मीन वैल्यू, यानी जैसे आप सामान्य मध्यमान निकालते हैं वैसे ही होती है। यानी अगर हम इस पूरे साइकिल की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है। अगर बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है Vm, ओके, सिर्फ दिशा चेंज हो गई है क्योंकि AC हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। फर्स्ट हाफ में वन डायरेक्शन एंड सेकेंड हाफ में अदर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट हाफ की, तो यहाँ पे हमें जो एवरेज वैल्यू मिलेगी एक दिशा में, उतनी ही मैग्नीट्यूड की एवरेज वैल्यू हमें मिलेगी सेकेंड हाफ में, अदर डायरेक्शन में। तो अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट हाफ में भी हमारा मैग्नीट्यूड सेम है, सेकेंड हाफ में भी मैग्नीट्यूड सेम है, चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, वन डायरेक्शन में लेते हैं, तो यहाँ हमारा जस्ट अपोजिट यानी उल्टा, विपरीत दिशा में हो जाएगी। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज है, साइन कन्वेंशन चेंज है, जस्ट अपोजिट है, तो अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हमारा एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका यहाँ भी सेम मैग्नीट्यूड है और सेम मैग्नीट्यूड में चीजें यहाँ भी होल्ड हैं। अगर हम एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जनरल मीन के जैसे हम उसे अगर ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए आप एक नोट पॉइंट जरूर ऐड कर लीजिएगा कि किसी भी साइन वेव का के जो एक कंप्लीट साइकिल होता है, कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये आप नोट पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम एक कंप्लीट साइकिल का कंप्लीट साइकिल का अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा 0 होता है। अब बात आई, अगर वो 0 होता है तो फिर हम एवरेज वैल्यू निकालते कैसे हैं? अब बात आती है कि अगर फुल साइकिल यानी एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज अगर 0 हो जाता है तो हम एवरेज वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो अगर हमारा कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए हम जब भी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम किसी भी सिंगल हाफ साइकिल को लेते हैं, मतलब सिंगल साइकिल को लेते हैं, किसी भी हाफ साइकिल को आप लेके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, कोई भी एक हाफ साइकिल जो होगा उसका एवरेज जो होगा वो कोई ना कोई मैग्नीट्यूड रखेगा, वो तो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालें तो वो 0 नहीं होगी, ठीक है। तो हम किसी भी हाफ साइकिल का एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने साइकिल की बात की, अगर आपको ये हाफ साइकिल का कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू जो साइकिल में होती है वो बेसिकली क्या होती है कि आपको जिस भी साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालना है उस साइकिल द्वारा कितनी एरिया कवर हुई है
उस साइकिल यानी उस वेव द्वारा, उस हाफ साइकिल के द्वारा कवर्ड एरिया का रेशियो हम निकालते हैं उसके टाइम पीरियड से। ओके, जब भी हम किसी साइकिल में एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो वहां हम निकालते हैं उस साइकिल द्वारा कवर्ड एरिया इन रेशियो टाइम पीरियड, उसके द्वारा टेकन टाइम पीरियड। यहाँ पे अगर बात करें, अगर मैंने फर्स्ट हाफ साइकिल की, अगर मुझे फर्स्ट हाफ साइकिल का निकालना है एवरेज वैल्यू, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड आवर्तकाल क्या होता है कि कंप्लीट वन साइकिल में टेकन टाइम। ठीक है, तो कंप्लीट वन साइकिल में टेकन टाइम t है, तो इसका मतलब हाफ साइकिल में टेकन टाइम t/2 होगा। और ये आपको पता है यहाँ पे हम इसे कैसे शो करते हैं, टाइम पीरियड 0 पाई 2 पाई। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि किसी भी पर्टिकुलर जो हमें वेव के अंडर एवरेज वैल्यू निकालनी, हमें उसका क्षेत्रफल देखना है और उसके टाइम पीरियड से रेशियो करना है उसका। एवरेज वैल्यू को हम शो करते हैं वी एवरेज, आई एवरेज, क्योंकि ये हमारा अल्टरनेटिंग जो हमारी क्वांटिटी है वो वोल्टेज भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। यानी अब अगर हमारा वी एवरेज की हम बात करें तो हमने क्या कहा, एरिया को जब भी आप दिखाते हैं तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो ये हमें एरिया लेनी है, तो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 to t/2 वोल्टेज के फॉर्म में लिया है, तो v × dt। इसके साथ क्या कहा, एरिया का रेशियो करते हैं आवर्तकाल में टाइम पीरियड। तो यहाँ का टाइम पीरियड क्या है, 1/t/2। रेशियो कर रहे हैं ना, इसलिए 1/t/2 किया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें t = 2y हमें पता है, या इसी को मैं लिख सकती हूँ t/2 = पाई, यानी ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है स्मॉल v मीन्स इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, Vm sin थीटा। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। V एवरेज = 1/पाई 0 to पाई Vm sin थीटा d थीटा। यहाँ से हम Vm को कॉमन ले सकते हैं बिकॉज इट इज कांस्टेंट, Vm/पाई 0 to पाई sin थीटा d थीटा, और Vm/पाई यहाँ से मैथमेटिक्स से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos थीटा 0 to पाई, दैट इज Vm/पाई। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, cos पाई -cos 0। ओके, चलिए ओके। हाँ, यहाँ पे हमारा एक माइनस पहले से कॉमन था, तो हम यहाँ पे एक माइनस ये बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ यूं हो जाएगा। ओके, तो अब हम वैल्यू देखते हैं, क्या हो गई हमारी वैल्यू, -Vm/पाई दैट इज -1 cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 की 1, तो अब हमें क्या मिल गया, -Vm/पाई -2 दैट इज ++ 2 Vm/पाई। ठीक है, तो यानी आपको आपका V एवरेज कितना मिल गया, +2 Vm/पाई। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा V एवरेज क्या मिला, हमें हमारा V एवरेज मिला +2 Vm/पाई। यहाँ पे 2 और पाई कांस्टेंट है, जब आप इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू आप रख के सॉल्व करेंगे 3.14, तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी 0.637 Vm, यानी V एवरेज की वैल्यू। आपको क्वेश्चन में एज इट इज आपको डायरेक्ट ये वैल्यू आप पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूट मीन स्क्वायर मीन्स RMS।
रूट मीन स्क्वायर मीन्स RMS। यहाँ पे जैसा कि नाम शो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसी को हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आप इंग्लिश सिस्टम से समझें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है रूट मीन और स्क्वायर, हिंदी में वर्ग माध्य मूल। इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ग करना है। जिस भी आपको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की RMS वैल्यू निकालनी है, चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो, यहाँ हम करंट को लिया है हम लोगों ने, तो आप सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, वर्ग। मीन्स सबसे पहले यहाँ से देखिए, हिंदी में आपको सीधा चलना है वर्ग माध्य मूल, और अगर आप इंग्लिश में जाते हैं तो सबसे पहले आप पीछे से चलेंगे स्क्वायर, फिर मीन, फिर आप रूट निकालेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वर्ग किसका, आपको जिस भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का RMS वैल्यू निकालना है, सबसे पहले आपको उसका वर्ग करना पड़ेगा। देखिए हमारा जो ओरिजिनल हमारी वैल्यू थी वो I थी, हमने इसका वर्ग किया, दैट इज I स्क्वायर हो गया। वर्ग के बाद आपको क्या निकालना है, माध्य, यानी पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। यहाँ पे पहले वर्ग फिर माध्य फिर मूल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने यहाँ पे हम लोगों ने आई, ये जो ब्लैक कलर आपको वेव का शो कर रहा है, दैट इज आई, और ब्लू से क्या हो गया, आई स्क्वायर। अब इसी आई स्क्वायर के स्मॉल से पार्टिकल को लेके, स्मॉल से पार्ट को लेके डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वर्ग, यानी जो भी आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, करंट है जो आपका, उसका आप वर्ग करेंगे, फिर माध्य मतलब आप मीन निकालेंगे उसका, फिर आप उसका रूट निकालेंगे, दैट इज योर RMS वैल्यू। चलिए कैलकुलेट करते हैं RMS वैल्यू। तो हमारा IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी हमारी, यहाँ से नहीं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यानी सबसे पहले आप समझ लीजिए I का स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, तो 0 to पाई dt 1/पाई, मीन निकाल लिया, फिर क्या निकालना है, रूट निकालना है। इसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं, I इज इक्वल टू Im साइन थीटा। तो चलिए वैल्यू पुट कर दिया, क्या हो जाएगा, 1/पाई 0 to पाई Im स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे I स्क्वायर निकालना है, ये I था तो I स्क्वायर अगर करेंगे, यहाँ से अगर I स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, Im स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, Im स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। वैल्यू को पुट कर दिया, 1/पाई, Im हमारा कॉमन है तो Im स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के टर्म में अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी वैल्यू कुछ यूँ हो जाएगी, Im स्क्वायर बाई पाई, ये हो जाएगी आपकी 0 to पाई। साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Im स्क्वायर बाई पाई। ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिला, 0 to पाई 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा नाउ इज इक्वल टू Im स्क्वायर बाई 2 पाई इन अंडर रूट। ये आपका क्या हो जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका थीटा लिमिट 0 to पाई माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, इस पे लिमिट हो गया 0 to पाई। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 0 to पाई, जैसे ही हम यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, 0 पुट करेंगे तो भी हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये हमारा क्या मिल गया, Im स्क्वायर बाई 2 पाई, और यहाँ से हमें मिल जाएगा पाई माइनस 0, और ये हमारी होल वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी आपको आपका RMS वैल्यू क्या मिला, अंडर रूट ऑफ Im स्क्वायर अपॉन 2 पाई
इंटू पाई, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Im स्क्वायर बाई 2। मीन्स अगर एवरेज वैल्यू की बात करें तो RMS वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगी RMS वैल्यू, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारी जो RMS आई वो क्या आई, Im स्क्वायर को हम Im बाहर ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा Im बाई रूट 2 आ गया। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब बात करते हैं, ये हमारा वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, यानी RMS और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में रिलेशन बता रहा है ये। या फिर आप इसे ही कह सकते हैं, अगर आप 1/√2 को सॉल्व करें √2 की वैल्यू पुट करके, तो आपको वैल्यू कुछ मिलने वाली है 0.707 इंटू Im। आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्म फैक्टर, हिंदी में इसे आप रूप गुणक कहते हैं। अब ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आपने ये सारी चीजें निकाल ली, एवरेज वैल्यू निकाल लिया, एवरेज वैल्यू जो वोल्टेज के लिए होगा वही करंट के लिए होगा, बस आपका आप टर्म्स को चेंज कर देंगे। RMS वैल्यू जो आपके लिए करंट के लिए होगा वैसे ही आपके लिए वोल्टेज के लिए भी होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से फिक्स हम लोगों ने निकाल ली है। अब बात आती है फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, ये रेशियो होता है RMS वैल्यू का अपॉन एवरेज वैल्यू का, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर इसे आप KF से डिनोट करते हैं। KF क्या होता है कि आपका RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अब ये RMS वैल्यू आप अगर आप किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए ले सकते हैं, यानी आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज भी ले सकते हैं यहाँ पे, या आप करंट भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ वोल्टेज लेंगे तो आपको एवरेज में भी आपको वोल्टेज ही लेना पड़ेगा, अगर RMS आप करंट के फॉर्म में लेते हैं तो आपको यहाँ भी करंट के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या है, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। अब आप वोल्टेज या करंट किसी के लिए भी निकाल लें, यानी अगर हम KF फॉर्म फैक्टर निकालते हैं, तो अगर हम लोगों ने करंट के लिए मान लीजिए निकाला यहाँ पे, तो RMS क्या है 0.707 Im, और ये हमारा क्या है, एवरेज क्या है 0.637 Im। इट मीन्स KF फॉर्म फैक्टर क्या आपको देखने को मिल रहा है इस तरह। यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेम लेनी है, क्वांटिटी अगर आप I लेते हैं तो आपको बोथ I लेना है, V लेते हैं तो बोथ V लेना है, ये दिस इज कैंसिल आउट। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ 1.11 मिलने वाली है, ठीक है। इट मीन्स कि जो हमारा फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट मिल रही है, ठीक है। यही आप अगर KF इज इक्वल टू, अगर आप वोल्टेज के लिए लें तो आपका सेम वैसे ही मिलेगा 0.7, Vm 0.637 Vm, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये RMS और एवरेज ले लिया Vm, ठीक है, दिस इज कैंसिल आउट, फिर इसकी वैल्यू 1.11। यानी जब भी आप निकालेंगे फॉर्म फैक्टर तो इसकी वैल्यू हमेशा 1.1 ही आने वाली है, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो आप इसे भूलिएगा मत, इसे याद रखिएगा, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक फैक्टर, इसे हम KP, इसके पहले जब हम लोगों ने फॉर्म फैक्टर देखा था, फॉर्म फैक्टर, तो वहां पे हम लोग KF से डिनोट करते हैं, क्योंकि KF इज रिप्रेजेंट एज KF, F फॉर फॉर्म फैक्टर। यहाँ पे हम पीक फैक्टर की बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में शिखर गुणक कहते हैं, इसे हम KP से डिनोट करते हैं। अब ये KP क्या होता है, KP इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, ठीक है।
अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यानी आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और आरएमएस वैल्यू ये भी क्या कहता है कि पीक फैक्टर इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, चाहे वो वोल्टेज हो या वो करंट हो। ठीक है, तो केपी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, अगर हम करंट के फॉर्म में लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी IM होती है। और आरएमएस वैल्यू क्या दिख रहा है, आरएमएस वैल्यू यहां से देखिए क्या आपको दिख रही है, 0.707 IM। यहां से क्या हुआ, हमारी केपी में IM कैंसिल आउट, ये हमारा हो गया 1.0707। ठीक है, यानी केपी की जो भी वैल्यू आएगी वो भी हमारी क्या आ रही है, ये भी हमारी आ रही है कांस्टेंट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ आएगी 1.414। ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, 1.414। अगर आप इसे वोल्टेज के लिए भी निकालना चाहें तो भी आप क्या लिख सकते हैं, KP इज इक्वल टू VM अपॉन 0.707, VM कैंसिल आउट, दैट इज फिर आपको आपका यही मिल गया 0.70, दैट इज 1.414। यानी KP की वैल्यू भी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये है हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमारा इक्वेशन दे दिया गया है एक। इस इक्वेशन के बाद आपसे ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए कही गई हैं। गाइज, ये इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपकी जितनी भी एसी फंडामेंटल के जो भी टर्मिनोलॉजीज थे वो आपको एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो आपको ये एक इक्वेशन दे दिया गया है, आपको इसी इक्वेशन का यूज करके ये फॉलोइंग चीजें आपको टर्मिनोलॉजीज आपको निकालने हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या दिया है, VT इज इक्वल टू 311 साइन 100 पाई टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन क्या आपको कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा शो हो रहा है क्या, VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे आपको प्लस फाइव दिया गया है। आपको ये चीजें याद आ गई होंगी कि ये क्या है, हमारा फेज के बारे में बता रहा है। कैसा फेज, मैंने आपको फेज डिफरेंस में फेज का टाइप भी बता दिया था, फेज लैगिंग, फेज लीडिंग। ठीक है, तो अब करते हैं आगे की चीजें। आप इस इक्वेशन की तुलना आप अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से करें तो आपको क्या मिल रहा है, VM इज इक्वल टू 311। और यही VM आपकी पीक वैल्यू क्या होती है, यही VM होती है, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये आपको क्या मिल रहा है, तुलना करने पे आप क्या देख रहे हैं, 311, और ये क्या हो जाएगा आपका वोल्ट। ठीक है, चलिए अब आप बात करें आरएमएस वैल्यू की। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है आपका, VM बाई रूट 2। VM आपको अभी मिला है 311 बाई रूट 2। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तुलना करने पे क्या मिल रहा है हमें, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, और जबकि ओमेगा इज इक्वल टू होता क्या है, 2 पाई एफ। ठीक है, तो आप इन दोनों की कंपेयरिंग कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि ये इक्वल है 2 पाई एफ के। मीन्स 2f इज इक्वल टू 100, मीन्स f इज इक्वल टू 100 बाई 2, दैट इज 50 हर्ट्ज। यानी आपको आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई, 50 हर्ट्ज। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या था, फ्रीक्वेंसी का जस्ट रेसिप्रोकल, मीन्स टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 बाई एफ। एफ इज 50, मीन्स 1 बाई 50, दैट इज 0.02 क्या था, इसकी यूनिट क्या थी, सेकेंड्स। तो यानी आपको टाइम पीरियड भी आपका निकल गया। अब आपकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। आपको देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल।
इससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब एवरेज वैल्यू निकाली थी तो हाफ साइकिल की ही निकाली थी, क्योंकि अगर हम फुल साइकिल की निकालते हैं तो हमारी एवरेज वैल्यू 0 हो जाती थी। ठीक है, तो ये वही एवरेज वैल्यू है जो हम लोगों ने निकालना है। 2 इंटू वी की वैल्यू क्या है, वी इज 311 बाई पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 3.14। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका एवरेज वैल्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। तो फॉर्म फैक्टर को मैंने क्या बताया था कि ये कांस्टेंट वैल्यू ही होता है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्म फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज क्या मैंने बताई थी, चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। RMS क्या है यहाँ पे, RMS इज 3, चलिए RMS क्या होता है, हाँ यहाँ पे हमारा क्या है 311 बाई √2 अपॉन एवरेज वैल्यू हमारी क्या है, ये है। तो आप इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, मीन्स क्या हो जाएगी आपकी 3.14 अपॉन 2 इंटू 311। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज हमें 1.11 ही मिलती है। अब आगे निकालते हैं पीक फैक्टर। पीक फैक्टर इज मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 311। RMS क्या आया था, RMS है हमारा 311 बाई √2 मीन्स √2, 311 हमारा कैंसिल आउट हो गया, √2 बच गया, दैट इज 1.414। √2 की वैल्यू यही होती है और पीक फैक्टर ऑलवेज 1.414 होता है। फेज की बात करते हैं यहाँ पे हम। फेज आपको क्या दिख रहा है, फाई इज इक्वल टू कितना है आपका 30 डिग्री। तो आपने यहाँ पे फेज निकाले। अब आपको एक चीज और बताना है कि ये फेज क्या है, लीडिंग और लैगिंग। तो आप क्या बताएंगे, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस किया है ना, तो ये हमारा क्या होगा, फेज लीडिंग होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। बाकी जो भी वैल्यूज मैंने सॉल्व नहीं किए हैं आप इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ओके, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ओके, तो गाइज ये हमारा आज का जो भी टॉपिक था वो आज हम लोगों ने कवर कर लिया। एसी फंडामेंटल में जो भी टर्मिनोलॉजीज थी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।